हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। देखिए, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं बोलूँगा, पर इससे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की फाइट कर रहे हैं और आप एनएमडीसी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए 2 या 3 मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिर आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि मैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कि अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान ऑफ वेज इंसेंटिव सिस्टम बोनस इज पेड टू अ वर्कर। जो आपका बोनस पे करने का जो रोवन प्लान है वो क्या है? हुज आउटपुट एक्सीड 67% एफिशिएंसी, जिसकी आउटपुट जो है 67% होगा उसको ही बोनस मिलेगा, या ऑन द परसेंटेज ऑफ टाइम सेव, या ऑन द परसेंटेज ऑफ टाइम वर्क, या ऑन द परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। तो देखिए, बेसिकली आपका जो रोवन प्लान है वो क्या है? तो रोवन प्लान के अकॉर्डिंग जो ऑन द परसेंटेज ऑफ टाइम वर्क, कितना पर टाइम तक वर्क कर रहा है आदमी, उसके हिसाब से बोनस मिलता है। वहीं अगर बात करेंगे 67% वाली, तो ये किसकी है? तो ये इमर्जन इफिशिएंसी प्लान है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट आर यूज फॉर प्लांट लेआउट डिज़ाइन, यानी कि प्लांट लेआउट का डिज़ाइन प्रिपेयर करने के लिए कौन सा चार्ट फॉलो किया जाता है? ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, मैन मशीन चार्ट, ट्रैवल चार्ट, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, प्लांट लेआउट को बनाने के लिए बहुत अलग अलग तरह के चार्ट की ज़रूरत होती है, जिसमें आपका ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, मैन मशीन चार्ट और ट्रैवल चार्ट, ये तीनों रोल प्ले करता है। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो शॉर्ट में बोलते हैं इसको EFT। तो बेसिकली आपको बोल रहा है कि EFT जो है उसको हम कैसे रिगार्ड करते हैं? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, लेटेस्ट फिनिश टाइम प्लस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, या लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ पे अर्लीस्ट फिनिश टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आएगा। अगर यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश टाइम की बात आती तो यहाँ पे लेटेस्ट आता, तो लेटेस्ट तो नहीं रहेगा, लेटेस्ट आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम के लिए रहता है। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो रहता है वो रहता है आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। तो ए करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि द टाइम टेकन बाय ए ट्रेंड वर्कर टू परफॉर्म एन ऑपरेशन वाइल वर्किंग ए स्टडी प्लेस इज नोन एज। ऐसा काम जिसको करने के लिए एक ट्रेंड वर्कर को जितना टाइम लगता है, ट्रेंड वर्कर बोल रहा है, ट्रेंड वर्कर। तो ट्रेंड वर्कर के केस में क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड टाइम बोलेंगे, नॉर्मल टाइम बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव टाइम बोलेंगे, या नन ऑफ दिस। तो देखिए, ऐसा कोई काम जिसको कोई ट्रेंड वर्कर करने में जितना टाइम लेता है वो उसका स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम, इससे कम टाइम में और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये बंदा ट्रेंड है, उसके बाद भी उसको अगर जितना टाइम लग रहा है इसलिए उसको स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। नॉर्मल अगर वर्कर रहेगा तो वो आपका नॉर्मल टाइम या फिर आपका रिप्रेजेंटेटिव टाइम भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू मूथर के अकॉर्डिंग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट लेआउट, प्लांट लेआउट के लिए जो मूथर के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट लेआउट क्या है? कि प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लो, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मूथर जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट प्लांट लेआउट के लिए ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लो, या प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि टाइम स्टडी इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड टू कंप्लीट जॉब बाई। टाइम स्टडी में हम जो कैरी आउट करते हैं क्या डिटरमाइन करते हैं? स्लो वर्कर का, फास्ट वर्कर का, एवरेज वर्कर का, या अप्रेंटिस का। तो देखिए, टाइम स्टडी में बेसिकली कैरिड आउट टू डिटरमाइन जो हम करते हैं वो क्या करते हैं? तो एवरेज वर्कर का, क्योंकि हम यहाँ पे ना तो फास्ट वर्कर को ले सकते हैं ना ही स्लो वर्कर को ले सकते हैं, इसलिए हम एवरेज वर्कर को लेते हैं। तो एवरेज वर्कर को किसी भी टाइम को करने में जितना टाइम लगता है वो उसका क्या कहलाता है? तो डिटरमाइन कंप्लीट टाइम कहलाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम कि टाइम स्टडी इसी से करते हैं, स्टॉप वॉच से। क्वेश्चन नंबर 7 है कि टाइम स्टडी इज़ यूज टू, जो बेसिकली हम टाइम स्टडी करते हैं वो कहाँ पे यूज़ होता है? तो डिटरमाइन स्टैंडर्ड कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ मशीन ए पर्सन में रन, ये भी सही है। प्रोवाइड अ बेसिक फॉर सेटिंग पीस प्राइस और इंसेंटिव वेजेस, ये भी सही है। मतलब डी आपका करेक्ट आंसर है। टाइम स्टडी की हेल्प से हम ये तीनों चीज़ें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि बोथ रोवन प्लान एंड 50-50 हालसे प्लान विल प्रोवाइड द सेम अर्निंग व्हेन द एक्चुअल टाइम इज 1/4 द स्टैंडर्ड टाइम, 1/2 द स्टैंडर्ड टाइम, इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम, या ट्वाइस द स्टैंडर्ड टाइम। तो देखिए, रोवन प्लान और हालसे प्लान दोनों किस लॉ पे काम करता है? तो ये काम करता है आपका 50-50 लॉ पे। और 50-50 लॉ में क्या है? तो 50-50 को 100 को डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 1/2, तो क्या होगा? 50-50। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क मेजरमेंट, वर्क मेजरमेंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, वर्क मेजरमेंट करने का मेन उद्देश्य क्या है? प्लान एंड शेड्यूल ऑफ प्रोडक्शन, फॉर्मुलेट अ प्रॉपर इंसेंटिव स्कीम, या एस्टिमेट द सेलिंग प्राइस एंड डिलीवरी डेट्स,
या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली आपका वर्क मेजरमेंट करने का मेन ऑब्जेक्टिव, हमारा जो उद्देश्य जो है वो ये है कि हम उसका प्लानिंग और शेड्यूलिंग होना अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर इंसेंटिव स्कीम भी होना चाहिए, और सेलिंग प्राइस और डिलीवरी डेट जो है वो मैच करना चाहिए, तभी तो आपका वर्क मेजरमेंट फ्लो आपका कंटिन्यूस रहेगा। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कैन बी रिड्यूस बाई। प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है पर यूनिट कैन बी, उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? प्रोड्यूसिंग मोर विथ इंक्रीजिंग इनपुट, प्रोड्यूसिंग मोर विथ द सेम इनपुट, एलिमिनेटिंग द आइडियल टाइम, या मिनिमाइजिंग रिसोर्स वेस्टेज। तो देखिए बेसिकली अगर आपको प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, अगर आप मान लीजिए आप एक घड़ी बना रहे हैं, ठीक है, एक घड़ी को बनाने में अगर आपको 100 रुपये लग रहा है, तो अगर आपको ये जो 100 रुपये है, अगर आपको इसको कम करना है, मान लीजिए आपको 90 रुपये में ही घड़ी बनाना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो आप इसके लिए यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, मतलब एक की जगह में आप 100 घड़ी बनाएंगे, तो ये जो 100 है इसको अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो आप 9,000 में आप 100 घड़ी बना सकते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे हम? प्रोड्यूसिंग मोर विद द सेम इनपुट, यानी कि हम इनपुट को सेम रखेंगे, इनपुट में हम चेंजेस नहीं करेंगे और प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, 1 से हम 100 कर देंगे, इसको हम सेम रखेंगे। तो उस केस में क्या होगा? आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट द टर्म डिस्पैचिंग इज़ यूज टू डिस्क्राइब। देखिए अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा बार बार कि डिस्पैचिंग। तो डिस्पैचिंग का मतलब क्या होता है? डिस्पैच ऑफ सेल्स ऑर्डर, डिस्पैच ऑफ फैक्ट्री मेल, डिस्पैच ऑफ फिनिशिंग प्रोडक्ट ऑफ द यूज़र, डिस्पैच ऑफ वर्क ऑर्डर थ्रू शॉप फ्लोर। तो देखिए बेसिकली आपका डिस्पैचिंग में जो मतलब होता है, तो डिस्पैच मतलब होता है डिस्पैच ऑफ वर्क ऑर्डर थ्रू शॉप फ्लोर, यानी कि शॉप फ्लोर से अगर आपका कोई मटेरियल निकल गया है, डिस्पैच हो गया है, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो डिस्पैचिंग कहलाएगा। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रोडक्ट लेआउट इज़ ऑल्सो नोन एज। ये हमारे वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, बहुत बार आता है। तो प्रोडक्ट लेआउट क्या है? बेसिकली आपका एनालिटिकल लेआउट, सिंथेटिक लेआउट, स्टैटिक प्रोडक्ट लेआउट, या नन ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट लेआउट है, प्रोडक्ट लेआउट इज़ बेसिकली अ सिंथेटिक लेआउट, और अगर आपका यहाँ पर प्रोसेस लेआउट होता है तो प्रोसेस लेआउट बेसिकली इज़ अ एनालिटिकल लेआउट। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द टाइम स्टडी इज डन बाय मीन्स ऑफ वर्क स्टडी इज डन बाय मीन्स ऑफ प्लानिंग चार्ट, प्रोसेस चार्ट, स्टॉप वॉच, या एनी वन ऑफ दिस। तो देखिए वर्क स्टडी जो है हम किससे करते हैं? तो बेसिकली हम वर्क स्टडी करते हैं स्टॉप वॉच से। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि इन फिक्स पोजीशन लेआउट। फिक्स पोजीशन लेआउट मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपको ये शिप है, शिप का क्या करना है? मेंटेनेंस करना है। तो उस केस में क्या आप शिप को फैक्ट्री तक लेके जाएंगे? क्या नहीं लेके जाएंगे। उस केस में क्या करेंगे? शिप अपनी जगह पे ही रहेगा, आप फैक्ट्री के जितने भी सामान हैं, वर्कर हैं, सबको लेकर के शिप के अगल बगल आ जाएंगे। उसके बाद में आप इसको मेंटेनेंस जॉब परफॉर्म करेंगे, तो उसको फिक्स पोजीशन लेआउट बोलते हैं। मतलब जो आपका वर्क, जो आपका वो जॉब है वो फिक्स रहता है, तो उसमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज लेस। फिक्स पोजीशन लेआउट में बिल्कुल सही। मटेरियल मूवमेंट इज लेस, बिल्कुल सही, मटेरियल मूवमेंट नहीं होता क्योंकि मटेरियल अपनी जगह पर खड़ा रहता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मिनिमम, ये भी सही, मतलब ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट आंसर। फिक्स पोजीशन लेआउट में क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने ड्राइंग के थ्रू बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि द फैक्टर विच आर टू बी कंसीडर वाइल डेवलपिंग अ गुड वेज इंसेंटिव प्लान। अगर आप कोई अच्छा वेज इंसेंटिव प्लान अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए आप सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान देंगे? एडिक्वेट इंसेंटिव, बिल्कुल सही। ईजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना ईजी हो, वो भी सही है। गारंटेड बेसिक पे, ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर फॉर एन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करेंगे? लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए बेसिकली आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? तो ये आपका मिलिट्री टाइप में, मिलिट्री में यूज़ होता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो ये आपका FW टेलर का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और लाइन एंड स्टाफ जो है वो आपका ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है। और लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका ये स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है। देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कैसे काम होता है? तो ये बिल्कुल लाइन रहता है, यहाँ पे लाइन से बिल्कुल मटेरियल रहता है, यहाँ पे एक आदमी लगाएगा, दूसरा आदमी यहाँ लगाएगा, तीसरा, ऐसा लाइन से चलते रहता है, और बीच बीच में यहाँ पे वर्कर्स लोग रहते हैं। तो लाइन एंड स्टाफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रोडक्ट लेआउट इज़ यूज फॉर जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, या एनी वन ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट लेआउट है वो कहाँ पे यूज़ होता है? तो प्रोडक्ट लेआउट हमारा मास प्रोडक्शन में यूज़ होता है, यानी कि जब कभी भी हम बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट लेआउट यूज़ होता है। तो मास प्रोडक्शन में प्रोडक्ट लेआउट। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लीनियर प्रोग्रामिंग कैन बी अप्लाइड सक्सेसफुली टू केमिकल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, बैंक्स, या ऑल ऑफ दिस।
तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम इन तीनों ही जगह पे लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं कि फॉर हैंडलिंग मटेरियल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, जब कभी भी हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें मटेरियल हैंडलिंग जो है वो हम किससे करते हैं, बेल्ट कन्वेयर से, बकेट कन्वेयर से, फॉर्कलिफ्ट ट्रक से या ओवरहेड क्रेन से। तो मटेरियल हैंडलिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में हम बकेट कन्वेयर से करते हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। उससे पहले देखिए बकेट कन्वेयर क्या होता है। तो ये जो कन्वेयर देख रहे हैं आप, इसको बकेट कन्वेयर बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये 90 डिग्री कन्वेयर होता है, इसमें ऐसा बकेट्स लगे रहते हैं जिसमें मटेरियल आपका उसके अंदर मटेरियल रहता है। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रोसेस लेआउट इज ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल लेआउट, सिंथेटिक लेआउट, स्टैटिक प्रोडक्ट लेआउट या नन ऑफ दिस। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो पहले मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।